हूती को मारना जरूरी इसलिए है कि यमन का जो जगह है, ये बाब अल मंडेब जो चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का बहुत ही सामरिक जगह है, जहां से हमारे सारे कार्गो शिप्स गुजरते हैं और मेडिटेरियन। सर, ये हूती का इलाज होता क्यों नहीं है फिर? देखिए, इनका इलाज तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट लाल सागर को कब्जा किया हुआ है इन्होंने एक तरीके से। इतना छोटा चैनल है और इतना छोटी जगह है जहां पर वो मैं तो बताऊं, भारतीय नौसेना के शिप जब वहां से गुजरते हैं, मर्चेंट शिप से गुजरते हैं, ये बगल में बोट से आके चढ़ जाते हैं। इजराइल पर हूती ने किया हमला, यमन से हूती का मिसाइल अटैक, आईडीएफ ने किया सभी मिसाइल, जरा फ्लैश कीजिए, आईडीएफ ने किया सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट, हूती के सभी हमले हवा में नाकाम। अब ये हूती को इतना रिसोर्सफुल, मैं कैप्टन श्याम देख रहा हूं, उनके पास इतना सब कुछ, और बीते दिनों तो मैं देख रहा हूं एक के बाद दूसरा जहाज डुबोने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, हूती जो एचएचएस का इनका कॉम्बिनेशन है हिजबुल्लाह और हमास के साथ, अब ये बार बार रेड सी को अफेक्ट करते रहते हैं और सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करके वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इनको अच्छी तरह से पीटा था। कुछ मिसाइल्स इन्होंने इलेट पोर्ट की तरफ इजराइल भेजा था रेड सी के थ्रू। हमारे भारतीय शिप भी वहां पर थे। ये एंड्यूरिंग फ्रीडम जो ऑपरेशन चलाया गया, कुछ तो डिस्ट्रॉय, एक टास्क फोर्स चाइना का भी बहरीन के बाहर निकल के वॉलीबॉल खेल रहा था उन दिनों जब ये पिछले साल कहानियां हुई थी। लेकिन हूती को मारना जरूरी इसलिए है कि यमन का जो जगह है, ये बाब अल मंडेब जो चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का बहुत ही सामरिक जगह है, जहां से हमारे सारे कार्गो शिप्स गुजरते हैं और मेडिटेरियन। ये हूती का इलाज होता क्यों नहीं है फिर? देखिए, इनका इलाज तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट लाल सागर को कब्जा किया हुआ है इन्होंने एक तरीके से। इतना छोटा चैनल है और इतना छोटी जगह है जहां पर वो मैं तो बताऊं, भारतीय नौसेना के शिप जब वहां से गुजरते हैं, मर्चेंट शिप के गुजरते हैं, ये बगल में बोट से आके चढ़ जाते हैं और 40 किलोमीटर के बाद फिर उतर जाते हैं, हमारे शिप्स को यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशन। आप समझिए इस तरह की हालत है वहां पे। ये एक्चुअली फैक्ट है, जहां सारे शिप्स वहां से गुजरते हैं वो उनके एक तरह से वर्चस्व में रहते हैं। तो ये आप ये देखा है ना अपने गांव कस्बों में, मोहल्ले के जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, पास से गुजरती गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं किराया नहीं, और कुछ देर बाद उतर जाते हैं, वो वाली हालत है वहां। अगली खबर देखिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। S-400 बहुत नाम सुना होगा आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी S-400 का मेंटेनेंस करेगी। आत्मनिर्भरता केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं चाहिए होती, मेंटेनेंस में भी चाहिए होती है, और ये मेंटेनेंस में आत्मनिर्भरता आना ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय फोर्सेस के लिए। रूसी कंपनी के सहयोग से किया जाएगा ये मेंटेनेंस। मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि अब तक रूसी कंपनी करती थी ये मेंटेनेंस। सर, ये मेंटेनेंस के मामले में भी आत्मनिर्भरता ये बहुत जरूरी है। हाँ। मेंटेनेंस अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिस्टम को आप ऑपरेट कर लेंगे, लेकिन अगर सिस्टम में खराबी आती है, जो आती रहती है, उसको कौन करेगा? और ये बेल और बीडीएल के पास जा रही है। अच्छा। डीआरडीओ की मदद से। तो बेल के पास जा रही है, इसका मतलब जो इसका सोर्स कोड है, जो इसका कोर है, एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का कोर सोर्स कोड है, क्योंकि मिसाइल्स हैं और एक सिस्टम है देखने वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला, फिर आईएससी से कनेक्ट करने वाला। इस सोर्स कोड को जरूर बेल लेगी तो उसके मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं, और हार्डवेयर मेंटेनेंस जो है बीडीएल के पास जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इन टाइम्स ऑफ वॉर अगर कोई लड़ाई होती है, हम अपने सिस्टम को खुद मेंटेनेंस करने में सक्षम। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेजर गौरव आर्य, वो इतने खतरनाक जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के पास, थर्मोकॉल के बने हुए, गत्तों के बने हुए, उनका मेंटेनेंस कैसे होगा? उनका मेंटेनेंस कुछ नहीं, इनके आधे तो निपट गए ऑपरेशन सिंदूर में। और ये देखिए ना, पाकिस्तान का मंत्री जब अमेरिका जाता है वो क्या बोलता है कि साहब भारत के जेट आए थे, इतनी मिसाइलें आई थी, 80 जेट उड़ रहे थे हवा में, आप कुछ हमें दीजिए। देखिए ना, एंड में बात ये होती है कि चाइनीज माल की पोल खुलती है बॉस, ये बात सच है। चाइनीज माल की पोल खुलती है, और चाइनीज माल की पोल ऐसी है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि जेट्स और जगह से ले। They know that Chinese jets do not work. They know for sure. कॉम्बैट में टेस्ट हो गया, चाइनीज जेट फेल हो गए, इसलिए चेंगडू एविएशन की जो शेयर प्राइस थी वो गिरी थी। यही सच है। तो ये चाइना की पोल पहली बार नहीं खुल रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका ढोल इतना बड़ा क्या है, समझेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले भारत आ रहे अपाचे हेलीकॉप्टर जरा देखिए। अपाचे सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से माना जाता है, और सेना को जुलाई में 3 अपाचे मिलने वाले हैं। AH-64 अपाचे जोधपुर में तैनात होंगे, और इंडक्शन के साथ ही इनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स में अपाचे की गिनती होती है। सर, लेकिन अब ये भी बताइए कि ये जो हम सुनते हैं LCA, लाइट कॉम्बैट, AMCA, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट, ये सब क्या होता है सर? और ये
कितने तरह के मोटे तौर पर ये जेट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है फोर्सेस में? आपको 3 लेवल में जेट्स चाहिए। अच्छा। एक तो आपको चाहिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, जो आपके कैप सॉर्टीज में जो आजकल मल्टी रोल में हो जाता है। अच्छा। और जो आपको तो इसकी उपयोगिता क्या होती है? इसकी उपयोगिता ये होती है कि करीब उड़कर ये करीब उड़ करके हाँ। और आपका जो जहाज जा रहा होता है अगर कोई आता है तो उसको एंगेज कर। तो सर ये जेवलिन स्टिंग वगैरह का निशाना आसानी से बनते होंगे क्योंकि नीचे उड़ रहे हैं? ऊपर होते हैं जहाज में, अच्छा। लेकिन निशाना आसानी से बन सकते हैं। आपने स्टिंगर मिसाइल्स की बात की, इसी तरह आपने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा था। यहाँ पर आपकी एजिलिटी वर्सेस उनकी एजिलिटी काम आती है, लेकिन ये आता है। उसके बाद मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आते हैं, आजकल सारे मल्टी रोल में आ रहे हैं। उसके बाद हैवी। तो आप जैसे आपका Su-30 MKI है, इट्स अ वेरी हैवी एयरक्राफ्ट, लेकिन सुपर मैन्योरेबल, इसको बहुत इंजन पावर है इसमें। अच्छा। इसकी इंजन पावर इतनी कि रफाल से बहुत ज्यादा है। अच्छा। लेकिन रफाल वेट अभी भी ज्यादा कैरी कर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर है, नियरली स्टेल्थ है। इसलिए स्ट्रक्चर का वेट कम होने से वो करीब 9000 किलोग्राम ये सुखोई जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो 8000 के आसपास ले आता है। एक मेरे दिमाग में बात आ रही है सुखोई। मैं इसमें बैठ के मैंने सर मुझे सौभाग्य हुआ है कि इसके कॉकपिट में मैं बैठा। जी एयर मार्शल फिलिप राजकुमार थे और उनके साथ हम सरगोधा के दिनों को याद कर रहे थे। पुणे गए थे आप? जी, लेकिन मैं जब और वहां आपको याद करने वाले आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है जो आज वहां फाइटर पायलट हैं और आपको याद कर रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ सर। लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो जो कॉकपिट है सर इतनी कम जगह होती है और इतने सारे स्विचेस होते हैं सर, कैसे इतनी कम जगह पे इतना? यहीं पर आता है वो काम जो PABT बता गए ना ये। अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं होंगी जी, वो दैट काइंड ऑफ रिस्पांस कि आप जब कुछ देखते हैं और काम करते जिसको हम ऊडा रूप बोलते हैं, आपका अपना, इट हैज टू बी एक्सट्रीमली। तो ये सर ये जो सिमुलेशन, वीडियो गेम सिमुलेशन हो गया ना एक तरीके का। देखिए फाइटर पायलट या पायलट बनना बहुत डिफिकल्ट मैन्यूवर है। हमारे को बताया जाता है इवन ए मंकी कैन फ्लाई बट यू हैव टू कम बैक। तो वो मुश्किल होती है कि वापस आना है आपको, तो वहां से शुरुआत होती है हमको। और वो 7वें 8वें सॉटी में जब अकेले आप जाते हो, पहले दिन पूरा आकाश आपके पास और ये मैन्यूवर्स जो आपको करना है, चाहे वो स्पिन हो, चाहे वो बैरल रोल हो, चाहे रोल हो, चाहे वो कोबरा हो, और जब आप गिरे आउट होते हो, जब आप हैंग आउट होते हो, जब आप ब्लैक आउट होते हो, और जब अब मैं इंस्ट्रक्टर पायलट हूं, हमें मारना पड़ता है उनको जोर से, लिमिट, बिकॉज़ वो जोर से खींचता है थ्रॉटल को। ये जरा क्लोज बनाओ, श्याम सर का एक क्लोज बनाओ सर, कैसा होता है वो चेहरा उसमें दिखाइए, क्लोज बनाओ जरा, चेहरे पे क्लोज करो, उनको चेहरे पे क्लोज कीजिए। मैं गिरूंगा, अब मैं गिरूंगा, तो ये ब्लैक आउट हो जाता है क्योंकि खून नहीं है इधर। आपने जी पुल किया, जिसकी बात एयर वाइस मार्शल ने की, वो जी पुल कर रहे हो आप, और वहां पे जी मीटर दिखाता है 5 6 रोल, तो ये रोल करना पड़ता है। ये मैन्यूवर वो छोटे से कॉकपिट में, और साथ में थ्रॉटल मोर देन हाफ फॉरवर्ड, लेफ्ट ऑन स्टिक, जेट्स एंड कैनोपी, करेक्ट पोस्चर, इजेक्ट, करेक्ट पोस्चर, इजेक्ट। इजेक्ट नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करेगा। ये मैं जानना चाहता हूं सर, अभी जो जगुआर का एक्सीडेंट हुआ उसमें जो पायलट थे क्या वो टाइम पे इजेक्ट नहीं कर पाए सर? देखिए ये तो मुश्किलात है कहना। आप 10,000 15,000 फीट से जब स्पिन में आते हो, आप जैसे पत्ता गिरता है, या रोल पिच तीनों में ये गिरता है, जब आप देखते हो उसको कहते हैं कि आप स्पिन में आ गए हो। मतलब या तो आपकी हाइड्रोलिक्स फेल हुई है, या आप इंजन अगर फेल होता है तो आप ग्लाइड कर सकते हो। हाइट रहती है 30,000 फीट 40,000 फीट, आप ग्लाइड कर सकते हो। हमें सिखाया जाता है इंजन फेल करके आप कैसे आके लैंड कर सकते हो बिना इंजन के। हर पायलट को एयरफोर्स एकेडमी में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 5,000 फीट पे आके इंजन ऑफ करता है, ये सिमुलेट करता है और आपको लैंडिंग करनी। अगली खबर बताने से पहले कभी देखिएगा फाइटर पायलट्स को, ये जी को अनुभव करना है। आप सोचिए अगर आप 80 किलो के हैं, अचानक आपको लगे कि आप 720 किलो के हो गए, 9G, और उस समय आप चले जा रहे हैं एक ऐसी रफ्तार में जो हवा से लगभग ज्यादा, आवाज से तो ज्यादा होती है, मैक न जाने कितने गुना रफ्तार होती है उसकी। अगली खबर देखिए, यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक, रूस के रक्षा संयंत्रों पर हमला, रूस की जेट फैक्ट्री पर अटैक, ड्रोन से रूस के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन उस संयंत्र पर हमला कर रहे हैं जहां रूस अपने MiG-29 KUB और MiG-29 MM2 लड़ाकू विमान बनाता है। रशिया का प्रोडक्शन सर नेटो से हर एक मामले में, एमुनिशन के मामले में, तमाम मामलों में इतना ज्यादा जी, ये क्यों है सर? ये तो पूरी कंट्रियां लगी हुई हैं, अपना 5% और बढ़ा दिया, उसके बावजूद रशिया आगे क्यों दिखता है? देखिए इनका प्रोडक्शन उतना है ही नहीं। सारे नेटो कंट्रीज, जब नेटो कंट्रीज यूक्रेन को सप्लाई कर रही थी 155 मिलीमीटर के शेल्स, यानी कि फायर करने के लिए मीडियम गन सप्लाई कर रही थी, जितना रशिया एक हफ्ते में फायर करता है उसका 1/3 सप्लाई कर पा रहा था पूरा नेटो शामिल अमेरिका। माय गॉड, इनकी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं। तो सर बीच में रशिया के बारे में कह रहे थे कि उसको उत्तर कोरिया से लेना पड़ गया था एमुनिशन, क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि अब आप मिलियंस ऑफ शेल्स फायर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से तो लेंगे। देखिए साफ सीधी बात है, आप लेते हैं, सब लोग लेते हैं। तो जब आप इस लेवल पे फायर करेंगे रोज, आप ये कह रहे हैं कि रशिया एवरी वीक एट वन पॉइंट इन टाइम वाज फायरिंग बिटवीन 3 लाख to 4 लाख शेल्स एवरी वीक।
आपने पूरा पहाड़ के पहाड़ काले कर दिए आपने। दिनेश, ये जो गौरव बता रहे हैं, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया था कि हमारी सर्च कैपेसिटी नहीं है एम्यूनिशंस बनाने की, हम दे नहीं सकते अनलेस खाली हो जाएं। इसीलिए रशिया का प्रोडक्शन, जो कंबाइंड उनका प्रोडक्शन है, उससे बहुत ज्यादा है। तो क्या ये माना जाए कि आज वैसे सामरिक ताकत में, जज्बे में, अगर कोई देश वाकई सैल्यूट के लायक है मैन्युफैक्चरिंग में और तमाम तरह की निर्भरताओं में, अपनी आत्मनिर्भरता में, क्या वो रशिया है सर? और उससे सीखना चाहिए, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत। डीआरडीओ बना रहा है हाई स्पीड टॉर्पीडो। विशाखापट्टनम में हाई स्पीड टॉर्पीडो पर काम जारी है। टॉर्पीडो की स्पीड 148 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब टॉर्पीडो की बात है तो कैप्टन श्याम से अच्छा कौन बताएगा सर, ये क्या होगा इसके आने से? देखिए, टॉर्पीडो जो एक तरह से अंडर वाटर मिसाइल है और ये हमारे सरफेस शिप्स में और हमारे सबमरीन्स में लगी होती है। ये जो है ना, सुपर कैविटेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब ये चलता है तो अपने आगे एक वेपर का एक तरह से अपनी तरफ चारों तरफ एक सर्किल बनाता है और उस मीडियम में, तो एक तरह से एयर के मीडियम में जाता है पानी के अंदर, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ जाती है और ये जाके अटैक कर सकता है उतनी दूर तक। ये क्या कहलाता है सर, ये टेक्नोलॉजी? सुपर कैविटेशन कहते हैं। सुपर कैविटेशन। आप ये देखिए, अगर पानी में आपने कभी चल के देखा या दौड़ के देखा, देखिए कैसे आप फंसे हुए से लगते हैं, लेकिन उसी में आपको पानी के भीतर रहे, लेकिन हवा जैसी आजादी मिल जाए तो कितनी तेजी से आप भागेंगे। यही होता है टॉर्पीडो के साथ। ये सरलीकरण कर दीजिए, इन्होंने कहा आगे कैविटी क्रिएट करता है। कैविटी क्रिएट, सुपर कैविटेशन मतलब आगे कैविटी, आगे गुफा एक तरीके की बना लेता है वो हवा की, जिसके जरिए आगे बढ़ता है। जी, ये जो सारे के सारे शिप्स में लगेगा, सबमरीन में लगेगा, और इसके साथ हमारी कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी। क्योंकि आज की जो सबमरीन्स है, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन हमारी एडवांसेस की, चाइना की, तो उनकी स्पीड ज्यादा है, वो जिगजैग मोशन करते हैं, एंटी सबमरीन काउंटर मेजर। लेकिन सर वो जो एक टॉर्पीडो बना रहा है पाकिस्तान, कटोरा टॉर्पीडो, सर उसका मुकाबला कैसे करेगी दुनिया? कुछ नहीं, आप कर ही नहीं सकते कटोरे का मुकाबला। अब देखिए, सामने शहबाज शरीफ आया, यहाँ मोदी जी बैठे हैं, बैठे हैं सामने। जी। शहबाज शरीफ ने मोदी जी के पैर पकड़ लिए, कह रहा नहीं छोड़ूंगा, 2-5 अरब देने पड़ेंगे मोदी जी को मजबूर होकर, वो नहीं छोड़ रहा पैर। सही बात है, इतना खतरनाक दुश्मन है हमारा, लेकिन अगर पैर ही पकड़ लेगा। अरे मोदी जी के पैर पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने, क्या कर लेंगे मोदी जी? कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको देना पड़ेगा उसको पैसे। सही बात, ये पाकिस्तान का सुपर पावर है, यही कटोरे का जवाब है। लेकिन सर एक चीज और है, नहीं, भिखारियों में अब वो वाली भी एक नई जनरेशन 6, जो 6 जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, भिखारियों में वो जनरेशन आ गई है जो स्टेल्थ वाली, जो एक तो स्टेल्थ है, दिखती नहीं है, समझ में नहीं आता देखने के बाद कि भिखारी हैं, और दूसरा QR कोड साथ में लेके चलते हैं कि अगर सिक्के ना हो तो एक काम करो, इसमें डाल दो कुछ। ये वाली अगली खबर देखिए, इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, 7 मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने की तैयारी। 70,000 करोड़ की लागत से 7 फ्रिगेट बने। सर ये जैसे हम समझ रहे हैं, अभी इनसे समझा हमने कि LCA क्या है, AMCA क्या है, जल्दी से हमको ये समझाइए फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं सर? देखिए, फ्रिगेट जो है एक स्टैंड अलोन शिप होता है, जो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर हमारे पास फ्यूल टैंकर है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये फ्रिगेट हैं। तो डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं वो एक ज्यादा शक्तिशाली, उनमें गन नहीं, सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा कॉर्वेट या मिसाइल बोट्स, जो मैंने कराची पे अटैक किया। कॉर्वेट सबसे छोटा, उसके बाद छोटा तो नहीं कह सकते, उससे भी बहुत छोटे। मैं वेपन प्लेटफॉर्म नहीं, मैं तो कंपैरिजन में जानना चाह रहा हूं। वेपन प्लेटफॉर्म की बात करें तो कॉर्वेट सबसे छोटा, SW कॉर्वेट सबमरीन के मारने के लिए और एयर डिफेंस के लिए अलग कॉर्वेट, या कम आजकल तो सब लोग। उसके बाद फ्रिगेट जो है लंबे समय तक 30 दिन 40 दिन तक ऑपरेट कर सकता है, स्कॉट कर सकता है, सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कॉर्वेट के बाद फ्रिगेट के बाद डिस्ट्रॉयर्स का तो है अपना तरीका है, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा माइटी वेपन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सूट्स के साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर के आगे भी, और फिर होता है एयरक्राफ्ट कैरियर और बीच में टैंकर, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। अगली खबर देखिए, इजराइल के बाचयाम में बड़ी कार्रवाई, हटाई जा रही है क्षतिग्रस्त इमारतें। ईरानी हमले में इमारतों को हुआ था नुकसान, सुरक्षा कारणों से प्रशासन का बड़ा फैसला। इस तरह की इमारतें न जाने कितनी बार वो बनाकर ध्वस्त करके फिर बना सकते हैं, ये है इजराइल। लेकिन ईरान उधर चिंता करे, ईरान में जो वहां पर तबाही हुई है उसके बाद वो बिल्डिंग गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि वहां जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनमें नीचे ही दबा हुआ है, फिर कहते हैं नहीं ले गए हैं, फिर कहते हैं नहीं छिपाया है, बाकी जगहों पर रख दिया। ऐसी वहां पर खतरनाक एम्बिग्विटी नहीं, पता नहीं कौन सी ग्विटी मची हुई है वहां पे। लेकिन मैं कैप्टन श्याम, ये मैं एक बार फिर से आपको इधर लेकर आना चाहता हूं। नेवी अपनी एयर पावर के मामले में वहां सब कुछ ठीक है या वहां पे भी जरूरतें हैं उस तरह की, जैसा अभी बताया जा रहा है 31 है, 42 चाहिए? नहीं, पहले एक जरा सा ऐड कर दूं मैं, एक्स्ट्रा स्पीड जो हमें एक्स्ट्रा रेंज जो हमने अभी एक रॉकेट बनाया है, जैसे ये गोला आपने बनाया, DRDO ने बहुत बेहतरीन रॉकेट बनाया है, जो हम रशियन रॉकेट रखते थे पहले। कई लोग नहीं समझते कि रॉकेट का क्या फायदा है, सबमरीन को कैसे मार देगी रॉकेट। तो देखिए, अंडर वाटर एक्वेस्टिक प्रेशर में अगर सबमरीन के 200, 300 या 50 मीटर दूर भी जाके कोई रॉकेट गिर जाए और अंदर जाके एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट पे जाके फटे, तो वो उसका हल क्रैक हो जाएगा और सबमरीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हम एक साथ एक डायमेंशंस में
8 किलोमीटर की रेंज पर अब हम इसको मार सकते हैं। 8 किलोमीटर ही क्यों? क्योंकि हमारी जो आजकल सोनार है ना, अभी भी सोनार इतनी डेवलप नहीं हुई है जो किसी शिप को या सबमरीन से शिप को या शिप से सबमरीन को 4-5 किलोमीटर से ज्यादा पकड़ सके। अच्छा। इतनी नजदीक सोनार वेव्स, सोनार जो होता है इक्विपमेंट, जैसे रडार है वैसी सोनार है। हाँ, साउंड नेविगेशन रेंजिंग जैसे रडार होता है उसी तरह से अंडर वाटर में सोनार होता है। तो पैसिव सोनार में आप चुपचाप सुनते रहते हो। हम एक्टिव एयर डिफेंस की अभी बात कर रहे थे। पैसिव एयर डिफेंस में आप 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से सुन सकते हो, लेकिन एक्टिव होने के लिए फायर कंट्रोल रडार को, फायर कंट्रोल सोनार को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। जब आप आएंगे तो आप टॉर्पीडो और या आपके रॉकेट्स में मारे जाएंगे। तो 8 किलोमीटर की रेंज से डीआरडीओ ने अभी परसों ही बनाया है, बहुत ही वायरल हो रहा है। और गोला जैसे बात किया उसी का इक्विवेलेंट आप कह सकते हो, इसलिए मैंने कवर किया। लेकिन अब क्योंकि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है कि आपने अपनी मैगजीन्स में छपवाने के लिए, दुनिया में प्रोपेगेंडा के लिए आपने क्या क्या खरीद लिया, चीन से J-10C ले लिया, फलाना ले लिया, ठिकाना ले लिया, और वाकई आप उसमें ट्रेंड हैं, जब वक्त आता है उसको चलाना जानते हैं, आपकी उसमें मास्टरी है। जी, पाकिस्तान का हाल क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने खरीदा तो क्या, चाइना ने उसको दिया है फ्री में, लोन लेके लिया है, जैसे भी लिया है। पाकिस्तान, आपको पता है, एक MM आलम करके एक पाकिस्तान का फाइटर पायलट था, और हर जगह पाकिस्तान में उसके पुतले लगे हैं। MM आलम की तारीफ क्या है? MM आलम की तारीफ ये है, जो पाकिस्तानी सुनाते हैं कि उसने 3 मिनट में 5 इंडियन जेट्स को उड़ा दिया। अब आप सोच लीजिए, और ये मानते हैं, ये उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जब आपको पूरी लड़ाई ट्विटर और फेसबुक पे लड़नी है, फिर आपको जेट चलाना आता हो ना आता हो, उसका क्या मतलब? तो कटोरा हो आपके पास और साथ में ट्विटर और फेसबुक वाली मास्टरी हो आपके पास, उसके बाद आपको क्या चाहिए? बहरहाल आज हमने बात की है फाइटर जेट्स के बारे में। एयरफोर्स जो कहती है टच द स्काई विद ग्लोरी, ये ग्लोरी, इस पर चर्चा एक बार में नहीं हो सकती, इस ग्लोरी पर चर्चा होगी कई बार। नभ स्पृष्ट दीप्तम। आज के इस अंक में इतना ही।